Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have discussed about one of the picture which was made by Frederick Sorio. The picture is a very good symbolic representation of the ideology of the nationalism in the European continents. ठीक है. So today we will discuss about the first phrase of this chapter, that is French Revolution and idea of nations. As earlier we have already discussed about that the France was only a country from where the world gets the idea of nationalism. So we simply discuss and recap the French revolutions. The first thing you keep in your mind that French Revolution has taken places in 1789. यानी 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और एट दैट टाइम द फ्रेंच वॉज द मोनार्चिकल एब्सोल्यूट मोनार्च था फ्रांस. उसके बाद फ्रांस मोनार्च के बाद धीरे 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 जो है वो आपका फ्रांस का एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन बना. फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ ने फ्रांस को पूरी तरीक़ों से अटैच किया यानी जोड़ लिया और कुछ लोगों को जोड़ने के लिए स्पेसिफिक सिंबल्स को यूज़ किया. आई एम गोइंग टू शो यू दीज सिंबल्स. जैसे ये है आपका द आइडिया ऑफ ला पैट्रिक द फादरलैंड एंड ले सिटो द सिटीजन्स एम्फसाइज द नोशन ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है. इसके अलावा जैसे इंडिया में एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया, वैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर भी एक ट्राई कलर फ्लैग को चूज़ किया गया ताकि वो रॉयल स्टैंडर्ड को ख़त्म कर पाए यानी मोनार्चिकल स्टैंडर्ड को ख़त्म कर पाए. फिर देखिए द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिविस्ट सिटीजन्स एंड रीनेम्ड विद द नेशनल असेंबली. और उसके बाद जो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा स्टेट जनरल्स बनाया गया था उसका नाम था नेशनल असेंबली. ठीक है. न्यू हाइम्स यानी एक अलग जैसे हमारा जो नेशनल सॉन्ग है या आपका जो नेशनल सॉन्ग है वगैरह है, ठीक है, उन सबको नेशनल एंथम वगैरह है, तो उस सबको वैसे ही फ्रांस का एक न्यू नेशनल एंथम भी लॉन्च किया गया. तो क्या क्या किया गया कि लोगों को आइडियोलॉजिकल जोड़ने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में आइडियोलॉजिकल इमेज यूज़ की गई जो कि मैरिनी की थी, मदर मैरिनी. इसके बाद नेशनल असेंबली बनी वहाँ पर जिसने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. इसके अलावा ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया. इसके अलावा वहाँ का जो वो था नेशनल एंथम था, नेशनल सॉन्ग था या जो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स थे उनको लिखा गया. ठीक है. और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लॉन्च किया गया. ये सबसे इम्पॉर्टेंट था. दिस वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. पहले क्या होता था, फ्रेंच जो था वो मल्टीपल कॉलोनीज़ में बटा हुआ था और वहाँ पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था. इवन उनके जो मेजरिंग यूनिट थे वो भी अलग हुआ करते थे. लेकिन तो फिर उसके बाद रेवोल्यूशन के बाद क्या कर दिया गया, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया गया. यानी पूरा फ्रांस जो था वो एक सेंटर प्लेस से ऑपरेट होता था और उसमें जितनी भी कॉलोनीज़ थी वो सब फ्रेंच कॉलोनीज़ बन गई. ठीक है. इसके अलावा इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ जो होती थी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे यानी एक कॉलोनीज से दूसरी कॉलोनीज़ के लिए जाती थी, वो एबोलिश की गई. देखिए ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज पुट प्लेसेस एंड फॉर्मुलेट द यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल द सिटीजन विद इन द टेरिटरीज. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर एबोलिश एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजरिंग वॉज अडॉप्टेड. ठीक है. ये तीन चार चीज़ें, दिस 3-4 थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑफ दिस कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लॉन्च किया गया था, एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया जो ऑल सिटीजन्स के लिए एक समान था. इसके अलावा इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज़ थी उसको एबोलिश किया गया. जब एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनीज़ की तरफ कोई भी पर्सन जाता था और वो अपने चीज़ों को सेल करता था तो उस पर जो कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती थी उसको एबोलिश किया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया. और एक यूनिफाइड एडॉप्शन सिस्टम्स यानी वेटिंग सिस्टम्स को अडॉप्ट किया गया कि हर जगह वेट का मेज़र यूनिट सेम है. इसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हर जगह ऑल इंडिया में 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू जितने ग्राम होता है वो बराबर 1000 ग्राम बराबर होता है. अब यहाँ पे क्या हुआ करता था, मल्टीपल यूनिट्स होते थे लेंथ के और कहीं पर उसकी वैल्यू कुछ होती थी और कहीं पर कुछ होती थी, उसको पूरी तरीक़ों से ख़त्म किया गया. ठीक है. इसके अलावा जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स हुआ करते थे वो डिस्करेज किए गए फ्रांस में एंड टेकन अ स्पोकन विद द पेरिस becomes the common language of the nations. ठीक है. And the revolutionary further declared that it missions the destiny of the France लिबर्टी एंड द पीपल ऑफ द यूरोपियन डेस्पोटिज्म. ठीक है. एंड जो तानाशाही पावर है उसको ख़त्म करेगा ये सारी चीज़ें और धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा. इसके अलावा आपने देखा ही था कि जो जैकोबिन क्लब्स वगैरह बनाए गए थे जो बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ऐसे आप देख सकते हो ये फ्रेंच की कुछ टेरिटरीज़ हैं जिनको यहाँ पे शो किया गया है. ठीक है. इसके बाद देखिए हुआ क्या था नेक्स्ट.
जो नेपोलियन था वो लास्ट में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th में पढ़ा था, तो नेपोलियन का जो नेपोलियन सिविल कोड था दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो नेक्स्ट बेसिक टॉपिक है वो हमारा नेपोलियन सिविल कोड है कि व्हाट वाज द नेपोलियन सिविल कोड। नेपोलियन एक डिक्टेटरशिप था, उसने बहुत सारे बदलाव किए, केवल फ्रांस में नहीं बल्कि उसके आसपास के एरियाज़ में जो उसके कैप्चर में आए थे उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस वाज बीइंग मेड बाय द नेपोलियन। लेकिन नेपोलियन हैज़ नो डाउट डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन फ्रांस। नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड इनकॉर्पोरेटिंग रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रीजनेबल एंड एफिशिएंट। यानी आप कह सकते हो पूरे सिस्टम को एफिशिएंट और बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी बनाने के लिए उसने होल सिस्टम्स को स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स के बेसिस में इनकॉर्पोरेट किया, और जो कि बहुत फेमसली जाना जाता है द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजली नोन एज ए नेपोलियन कोड। अब ये नेपोलियन कोड क्या था, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक्चुअली उसने कुछ पर्टिकुलर चेंजेस किए थे नेपोलियन ने। हाँ, उसने एक ये चेंजेस गलत किया था कि उसने वहाँ पे डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया, बट उसके अलावा उसने जितने भी बदलाव किए थे दैट वाज रिमार्केबल। जो जो चेंजेस उसने किए थे वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिनको आगे चल के लोगों ने अडॉप्ट किया था, इवन इंडिया ने भी अडॉप्ट किया उनको। सी दैट this code was exported to regions under the French control. In Dutch republics, in Switzerland, in Italy, and Germany, Napoleon simplified the administrative division, abolished the feudal system, freeing peasants and serfdoms to the manorial dues. In the town, guild restriction was removed, transportation, communication was improved. तो ये कुछ चेंजेस थे जो उसने अपने उस सिविल कोड या नेपोलियन कोड के अंतर्गत किए थे, उसमें किए थे, ठीक है। जैसे उसने जो फेडियल ड्यूज़ हुआ करता था यानी जावेदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया, उसके बाद जो मोनल्स ड्यूज़ था ये सारी चीज़ों को ख़त्म किया, पिज़्म और आर्टिशंस को बढ़ाने के लिए, उनके बिज़नेस बढ़ाने के लिए उनको लोन देना शुरू किया, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, ठीक है। ये बेसिकली चीज़ें जो थी वो जनरली उसने किया, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल स्केल प्रोडक्शन और गुड्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किया, यूनिफॉर्म लॉज स्टार्ट किया, स्टैंडर्डाइज बेस्डिंग मेज़र कर दिया, यानी पूरी कंट्री में एक साथ एक ही सा लॉ होगा। इसके अलावा जो वेटिंग का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया, कॉमन नेशनल करेंसी बना दी गई, पहले अलग अलग करेंसी हुआ करती थी, एक्सचेंज गुड्स और कैपिटल ईजी हो जाए इसलिए कॉमन बेसिक करेंसी जनरली बना दी गई, ठीक है। तो ये बेसिक चेंजेस जो थे वो नेपोलियन ने जनरली किए थे, दैट वाज नोन एज ए नेपोलियन सिविल कोड, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द फर्दर पोर्शन ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।